चलो वेरी गुड इवनिंग। अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डेट इज जर्नल्स का क्वेश्चन नंबर 15। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, पास्ट जर्नल एंट्रीज जो मैं कराने वाला हूं। मैं जर्नल एंट्रीज पूरा करा दूंगा, आगे की चीजें तुम लोग खुद ही करोगे। प्रिपेयर लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, मतलब इसका जो लेजर है वो तुम लोग खुद ही बनाओ, ट्रायल बैलेंस तुम खुद ही बनाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स की बुक में जर्नल एंट्री भी रिकॉर्ड करना है, फिर लेजर बना के ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। तो मैं सिर्फ तुम्हें इन एंट्रीज का जर्नल एंट्री बना के दे रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से लेजर बनाओ, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाओ। देखते हैं ये क्वेश्चन का लेजर एंड ट्रायल बैलेंस किसका टैली होता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखो हमें क्या दिया है। 1 अप्रैल हमारे पास पहले से कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, मतलब ये नया बिजनेस नहीं, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है। एंड लास्ट ईयर हमारे पास कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटी बच गया, जिसको हम करेंट ईयर में क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड। तो हमें क्या दिया, देखो ईयर बिगनिंग की, हमें ईयर बिगनिंग में हमारी पोजीशन दी हुई है, मतलब मेरे पास क्या क्या है एसेट्स, किस किस को देना है लाइबिलिटीज। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग जर्नल एंट्री। किस किस को बनता है ओपनिंग जर्नल एंट्री, किस किस को बनता है, यशी, बाकी लोगों को, योगिता, और कोई, किसी को बनता है ओपनिंग जर्नल एंट्री, कैसे करते हैं। चलो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो क्या करना है, जितने भी एसेट्स है ना उनको हमें क्या लिखना है, डेबिट में। जितनी भी लाइबिलिटीज है उन्हें कहां लिखना है, क्रेडिट में। तो देखो हमारी ओपनिंग जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, ओपनिंग जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, डेट, अच्छे से पूरा फॉर्मेट बनाना है कॉपी में। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। ध्यान देखो मैं भी कितनी जगह छोड़ रहा हूँ किस चीज के लिए, तो तुम लोग भी इस फॉर्मेट को अच्छे से अप्लाई करना। डेट में उतनी जगह छोड़ो जितने में डेट आ सके, लेजर फोलियो में सिर्फ एलएफ जितना आ सके उतनी जगह, लेजर फोलियो कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, फिर भी हमें वो कॉलम बनाना पड़ेगा। डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम के लिए उतनी जगह छोड़ो जितने में अमाउंट आ सके, ठीक है। एंड पर्टिकुलर्स के लिए ज्यादा जगह छोड़ के रखो। अब देखो पहली एंट्री कैसे होगी, जितनी ये है हमारी ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री में हमें क्या करना है, जितने भी एसेट्स हैं उनको डेबिट में लिख दो। तो देखो क्या दिया है, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, और डेटर में दिया है मैसेज पीक्यूआर। तो जितने एसेट्स हैं उनको क्या करो, डेबिट में लिख लो। तो देखो क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले जितने एसेट्स हैं उनको डेबिट में लिखना है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। फिर देखो हमें क्या दिया है, बिल्डिंग के अलावा फर्नीचर, कैश और बैंक। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर देखो इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, इसके अलावा डेटर्स में दिया है मैसेज पीक्यूआर। डेटर्स में हमें क्या दिया है, मैसेज पीक्यूआर। तो यहाँ पे डेटर्स नहीं लिख के मैसेज पीक्यूआर का नाम लिखना, मैसेज पीक्यूआर अकाउंट डेबिट। अब इनके सामने वैल्यू क्या आएगा, जो इनका ओपनिंग बैलेंस है। बिल्डिंग का 1 लाख, फर्नीचर 20,000, कैश 7,500। तो इन अकाउंट्स के सामने इनका ओपनिंग बैलेंस लिख लो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख, फर्नीचर 20,000, कैश 7,500। बैंक में देखो कितना है, 11,200, और डेटर में 11,200 बैंक में। मैसेज पीक्यूआर में कितना है, 7,240, 7,240, ठीक है। अब क्या करना है, जितनी लाइबिलिटीज हैं उन लाइबिलिटीज को हमें कहाँ लिखना है, क्रेडिट में। तो लाइबिलिटीज में देखो क्या दिया है, लोन फ्रॉम फ्रेंड, और क्रेडिटर में मैसेज एबीसी। तो देखो जितनी लाइबिलिटीज हैं वो क्रेडिट में, तो टू लोन, एंड एक और लाइबिलिटी क्या है, मैसर्स ए बी सी। लोन की लाइबिलिटी कितनी है, 25,000, तो लोन के सामने क्रेडिट कॉलम में। मैसर्स एबीसी का लाइबिलिटी देखो कितना है, 4,150 रुपए, तो मैसर्स एबीसी के सामने क्रेडिट कॉलम में। तो जितनी चीज हमें ओपनिंग की दी हुई थी, एसेट्स को हमने कहा लिखा, डेबिट में। जितनी लाइबिलिटीज है उनको कहा लिखा, क्रेडिट में। दोनों साइड क्या आनी चाहिए, बराबर। तो देखो दोनों साइड बराबर आ रही है क्या, बिल्कुल नहीं आ रही है। एसेट साइड ज्यादा है, लाइबिलिटी साइड शॉर्ट है, ठीक है। लाइबिलिटी साइड शॉर्ट है, और यहाँ पे देखो एक चीज मिसिंग भी है, क्या दिख रहा है, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल इज मिसिंग। तो देखो यहाँ पे ईयर बिगनिंग में जो भी बैलेंसेस हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटी का वैल्यू बराबर आना चाहिए, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड शॉर्ट है, क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट इज मिसिंग। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखना है,
टू कैपिटल अकाउंट, और ये वैल्यू कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर से। तो टू कैपिटल अकाउंट कैसे आएगा अमाउंट, ध्यान से सुनना। डेबिट का टोटल देखते हैं पहले, 1,00,000 प्लस 20,000 120 प्लस 7,500 127,500 प्लस 11,000, तो ये हो गया 128 प्लस 7 135 1,35,000, फिर यहाँ पे 500 200 700 और 240, तो ये हो गया 940, तो ये हो गया 135,940। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल देखो कितना आ रहा है, 29,150। ठीक है, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। क्रेडिट साइड शॉर्ट है, कितने से शॉर्ट है, क्रेडिट साइड इज शॉर्ट बाई रुपीज, क्रेडिट साइड इज शॉर्ट बाई रुपीज। देखो कितने से शॉर्ट है, इसका डिफरेंस निकाल लो, तो डिफरेंस निकालो, देखो कितना आएगा, 0, 14 में से 5 गया 9, 8 में से 1 गया 7, फिर 15 में से 9 गया 6 एंड 12 में से 2 गया 10, तो ये साइड शॉर्ट है 1,06,790। सो दिस इज योर ओपनिंग जर्नल एंट्री। इन नरेशन लिखना है हर एंट्री के बाद, तो इसमें नरेशन क्या लिखोगे, देखो हर नरेशन स्टार्ट होता है बीइंग से, तो लिखना है कैसे, बीइंग ओपनिंग जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड, ओपनिंग जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड, या इसके अलावा क्या लिख सकते हो, बीइंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड रिकॉर्डेड। ठीक है, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो एंट्री लिख सकते हो। आई होप सो सबको ओपनिंग जर्नल एंट्री समझ में आई है। समझ में आया है तो हैंड रेस कर दो, नहीं आया तो तुरंत पूछ सकते हो। सर एक और बार बता दीजिए। देखो क्या करना है, जब भी हमें ईयर बिगनिंग के ओपनिंग बैलेंस दिए होंगे तो हमें क्या करना है, जितने भी एसेट्स जो लास्ट ईयर बच गया था वो क्या बन गया, करंट ईयर का ओपनिंग एसेट्स। तो एसेट्स को हमें कहाँ लिखना है, डेबिट में, जितने भी एसेट्स हैं उनको डेबिट में, एंड जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उन्हें कहाँ लिखना है, क्रेडिट में। तो हमें ओपनिंग की एसेट्स और ओपनिंग की लाइबिलिटीज दिए हैं, तो हमने एज इट इज सबसे पहले क्या लिखा, ओपनिंग के एसेट्स और ओपनिंग की लाइबिलिटीज। बन जाएगा ये ओपनिंग के एसेट्स डेबिट यस में, सर। ओपनिंग की जितनी लाइबिलिटीज थी वो क्रेडिट में बन जाएगा। यस सर। We know that assets are always equals to outside liability plus capital. तो यहाँ पे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का जो टोटल है वो बराबर नहीं था, क्रेडिट साइड शॉर्ट है, क्रेडिट साइड शॉर्ट है एंड कैपिटल इज मिसिंग। तो देखो हमें बैलेंसिंग फिगर से क्या मिल गया, कैपिटल बन जाएगा। हमें सर क्या उधर बैलेंसिंग पे शॉर्ट था तो उसके बाद क्रेडिट साइड शॉर्ट है एंड क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट इज मिसिंग, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल की वैल्यू बन जाएगा। यस सर। अच्छा, अगर इसी में सोच के देखो सभी लोग, सपोज यहाँ पे लोन होता है 2,25,000 और कौन सी साइड शॉर्ट है, डेबिट साइड, तो डेबिट में हम क्या लिखते हैं, गुडविल अकाउंट, इवन दो कैपिटल अकाउंट इज मिसिंग। यहाँ पे सपोज लोन की वैल्यू है 2,25,000, तो देखो क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड शॉर्ट है, तो जितने से डेबिट साइड शॉर्ट है वहां पे क्या लिखोगे तुम, गुडविल। ठीक है, अब सोच के देखो सपोज कैपिटल अकाउंट भी दिया है, कितना दिया है, 1,00,000, और स्टिल क्रेडिट साइड शॉर्ट है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, टू में, टू साइड शॉर्ट है तो क्या लिखोगे, कैपिटल रिजर्व। तो ये ध्यान रखना, ऐसा ही अपन ने पढ़ा था कहाँ पे, अगर याद हो, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अपन ने अगर याद हो क्वेश्चन नंबर 13, हाँ इसका रिकॉर्डिंग एक बार वापस देख लेना, इसमें मैंने तुम लोग को तीनों केस बताए इस क्वेश्चन नंबर 13 में। कोई इसको जिसको नहीं बनेगा वापस पूछ सकते हो। समझ में आया ओपनिंग एंट्री और डेट लिख। कैपिटल अकाउंट तो समझ में आता है, जो अपन कैपिटल लाते बिजनेस में। हाँ, कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्या होता है बिजनेस में? कैपिटल रिजर्व देखो ये तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, व्हाट इज गुडविल, व्हाट इज कैपिटल रिजर्व। ठीक है, व्हाट इज कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल ये तुमको नहीं समझ में आएगा। कैपिटल रिजर्व क्या, एक तरीके से जो भी हमारा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है ना, तो वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में, एंड वी कैन यूज दिस कैपिटल रिजर्व फॉर राइटिंग ऑफ एनी लॉस। मतलब किसी लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, लॉस को बुक से क्लोज करने के लिए वी कैन यूज दिस कैपिटल रिजर्व। तो तुमको ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब अपन फाइनल अकाउंट्स आखिरी टॉपिक करेंगे ना, तब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा। कोई दिक्कत अभी? नो सर। बस इतना याद रखना, हो सकता है तुमको स्कूल में वो कैपिटल रिजर्व वाला केस आए ना, हो सकता है स्कूल में तुम्हें गुडविल वाला केस भी ना आए, सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन देंगे कि जिसमें क्रेडिट साइड शॉर्ट है और कैपिटल मिसिंग है। ठीक है, तो मैंने तुमको 3 केस बता दिए, तीनों केस ध्यान रखना।
चलो आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। तो देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया है, हमें दिया है देखो परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स XYZ, लिस्ट प्राइस दिया है 60,000, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। तो हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, 5% कैश डिस्काउंट दिया है, आगे क्या दिया है 60% ऑफ द पेमेंट मेड इमीडिएटली बाय चेक। तो हमने 60% पेमेंट इमीडिएटली तुरंत कर दिया चेक से। तो बताओ इसकी सिंगल एंट्री बताऊं या मैं इसको 2 एंट्रीज में बताऊं, अप्रैल टू सिंगल एंट्री में बताऊं कि 2 एंट्रीज में बताऊं? सर सिंगल सिंगल में बता दीजिए। चलो ध्यान देना, हमने गुड्स खरीदा एक्सपेंस हो गया। जब भी गुड्स खरीदा एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। गुड्स खरीदा है तो क्या होगा, या तो हमने पे कर दिया या पे करना बाकी है, ड्यू। इस केस में दोनों है, ठीक है, कुछ पे कर दिया कुछ पे करना बाकी है। पेमेंट कर रहा हूं तो हमें क्या मिला, डिस्काउंट। तो जितना डिस्काउंट मिला वो मेरी इनकम। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, गुड्स खरीदा एक्सपेंस हो गया परचेज अकाउंट, कुछ पे कर दिया पे किया तो कैश अकाउंट, कुछ पे करना बाकी है तो क्रेडिटर अकाउंट, और पे किया तो डिस्काउंट मिला डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो यहाँ पे 4 चीज यूज होगी। ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, आई होप सो सबको वर्किंग नोट याद है। सबसे पहले क्या लिखोगे, लिस्ट प्राइस। तो देखो इसका लिस्ट प्राइस कितना है, 60,000 रुपीज, ठीक है। लिस्ट प्राइस कितना है 60,000। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कितना 10% बोला है। तो जो भी लिस्ट प्राइस है उसका 10% मतलब कितना 6,000 रुपए। तो 6,000 माइनस कर दो। ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, दिस विल बी योर परचेज एक्सपेंस, दिस विल बी योर परचेज वैल्यू। तो देखो हमारे लिए परचेज का एक्सपेंस कितना हो गया 54,000। हमारे लिए परचेज का एक्सपेंस कितना हो गया 54,000, ठीक है, एक्सपेंस हो गया। एंड इसमें हमने फुल अमाउंट पे नहीं किया। तो जब भी हम फुल अमाउंट पे नहीं करते हैं तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जितना हमने पे कर दिया और जितना पे करना बाकी है। तो हमने 60% अमाउंट पे किया है, मतलब 40% पे करना बाकी है। तो 54,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो 54,000 का 60% कितना होता है, दिस विल बी इक्वल टू 32,400, ठीक है। तो इसका जो बचा हुआ 40% है वो कितना होगा, बचा हुआ 40% देखो कितना होगा 21,600। तो हमने क्या किया, 54,000 जो मुझे पे करना है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जितना मैंने पे कर दिया और जितना भी पे करना बाकी है। तो अगर मैं तुरंत पे कर रहा हूं तो हमें क्या मिल रहा है उस पे, कैश डिस्काउंट कितना 5%। तो जितना पोर्शन मैंने पे किया उस पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, ना कि फुल अमाउंट पे। तो ध्यान देना हमें 5% कैश डिस्काउंट मिला, किस वैल्यू का, 5% ऑफ 60% मतलब 32,400। तो इसका 5% देखो कितना आएगा, 10% निकालो, एक जीरो हटा दिया उसको आधा कर दो। तो देखो कितना आया 1,620 रुपए। इसका मतलब मैंने तुरंत कितना पे किया, 30,780 रुपए पे किया है। इतना हमें क्या मिल गया, 1,620 रुपए का हमें क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट। मैंने पे कितना किया 30,780, और एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम क्रेडिटर। क्रेडिटर का नाम देखो दिया हुआ है XYZ। कितने से बढ़ेगी लाइबिलिटी, जितना अभी पे करना बाकी है। तो देखो एंट्री क्या होगी, एंट्री विल बी क्या एंट्री होगी, गुड्स खरीदा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितना, जो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद वैल्यू आएगा 54,000 रुपीज, ठीक है। फिर हमने पे कर दिया, मेरे पास से पैसा गया कहां से, बैंक से। तो टू बैंक अकाउंट, कितना पे किया मैंने 30,780। तो बैंक को क्रेडिट करना है 30,780 से, ठीक है। हमने पे किया तो हमें क्या मिला, डिस्काउंट। तो जितना डिस्काउंट मिला मेरी इनकम, इनकम हुआ तो क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है, ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो कैश डिस्काउंट देखो हमें कितना मिला है 1,620 रुपीज, और 21,600 अभी भी पे करना बाकी है। तो लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम मेसर्स XYZ अकाउंट, मेसर्स XYZ अकाउंट कितना 21,600 रुपए, ठीक है। तुम लोग ये फॉर्मेट के साथ आगे अच्छे से बढ़ाना, मैं यहाँ के बाद सिर्फ एंट्री लिखूंगा। आई होप सो सबको बन जाएगा, ये बन जाएगा सबको ये Yes, एंट्री। sir. Yes, sir.
चलो नहीं बनेगा तो जल्दी से मतलब एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए, अभी 2 मिनट के लिए आप एकदम गायब हो गए थे। हमने गुड्स खरीदा, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस का नाम परचेज, वैल्यू क्या आएगी ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद। ये आया समझ में? लिस्ट प्राइस 60,000 में से 10% मतलब 6,000 कम किया तो परचेज का एक्सपेंस, ये आया समझ में? यस सर। परचेज किया है तो दो चीज होगी, या तो पे कर दिया या पे करना बाकी है। तो देखो हमें क्वेश्चन में दिया है 60% पे कर दिया, मतलब 40% पे करना बाकी है। तो हमने गुड्स खरीदा है, हमें पेमेंट कितना करना है 54, तो मैंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 60% जो पे कर दिया, 40% जो पे करना बाकी है। ये समझ में आया? यस सर। तो जो मैं पे कर रहा हूं उस पे हमें क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट देखो हमें किस वैल्यू पे मिलेगा, 60% वैल्यू पे। तो 60% वैल्यू पे कैश डिस्काउंट निकाला, कितना आया 1620 रुपए। मतलब हमने टोटल कितना पे किया 30,780, डिस्काउंट कितना मिला 1620 रुपए, 21,600 अभी भी पे करना बाकी है। ये आया समझ में? यस सर। पे करना बाकी है, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम क्रेडिटर, तो टू मेसर्स XYZ 21,600 बन जाएगा। यस सर। पे किया, मेरे पास से पैसा गया तो टू बैंक कितना, जितना मैंने पे किया कितना 30,800 बन जाएगा। ये यस सर। पे किया तो डिस्काउंट मिला, इनकम हुआ तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करना है। कोई दिक्कत? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, अब ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से देखना। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मेसर्स PQR, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मेसर्स PQR ₹7,000 in full settlement, received a check from मेसर्स PQR इन फुल सेटलमेंट। तो देखो सबसे पहले हमें 7,000 रुपए का क्या मिला है, चेक, किससे, मेसर्स PQR से, फुल सेटलमेंट में। इसका मतलब हमें उनको कुछ अमाउंट पे करना बाकी होगा। तो कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ओपनिंग एंट्री देखो, तो देखो ओपनिंग एंट्री में हमें क्या दिख रहा है, हमें एक डेटर दिख रहा है मेसर्स PQR, कितना 7,240, मतलब हमें ईयर बिगनिंग में 7,240 तो लेना ही था। फिर 4 अप्रैल से पहले देखो क्या हमने उनसे हमें कुछ पैसा मिला या हमने उनको कोई गुड्स बेचा है क्या, और कुछ भी नहीं। हमें ईयर बिगनिंग में कितना लेना बाकी था, 7,240। 4 अप्रैल को वो पेमेंट कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में हमारे और मेसर्स PQR के बीच में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब उनका बैलेंस कितना है, उनका बैलेंस है 7,240। उन्होंने हमें कितना पे किया है, 7,000 इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब मैंने उन्हें 240 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट। ठीक है, तो देखो हमें चेक मिला है, मतलब मेरे पास पैसा आया। कौन बताएगा इसकी एंट्री, आदिश बताएगा। 7,240 रुपए लेना था, उन्होंने हमें 7,000 रुपए दिया इन फुल सेटलमेंट, क्या एंट्री होगी? सर पहले अपन मेसर्स PQR अकाउंट को, नहीं सर, अपन पहले बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। पैसा आया कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से, जितने का चेक मिला, कितने का, 7,000। एक हमारा एसेट गया, एसेट का नाम मेसर्स PQR, डिक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन डेटर क्या करना है, क्रेडिट। फुल सेटलमेंट में पे कर रहे हैं, तो उसका बैलेंस कितना था, 7,240। तो डेटर कितने से कम करना है, 7,240। तो जो 240 रुपए जो उसने कम दिया वो मेरे लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम डिस्काउंट अलाउड। तो एक्सपेंस हुआ, डेबिट करना है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट बन जाएगा ये। यस सर। कोई ऐसा है जिसको नहीं बनेगी ये एंट्री? हमें कस्टमर, हाँ सर डिस्काउंट अलाउड डेबिट जरूरी है लिखना? हाँ, क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा है ना। फुल सेटलमेंट मतलब अब उसके बाद कुछ भी पैसा नहीं लेना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, हमारा उसका ड्यू बैलेंस कितना था, 7,250। मतलब हमारी बुक में उसका बैलेंस दिख रहा है 7,250, तो उसका बैलेंस 7,250 240 से कम करना है। उसका बैलेंस हमें 7,240 से कम करना है, बट उसने दिए तो हमें सिर्फ 7,000 रुपए हैं। तो जो उसका जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमें मिलने वाला नहीं है, मतलब वी हैव अलाउड हिम अ डिस्काउंट। तो ये जो मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ ये हमारा क्या है, कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट तो हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, समझ यस में आया? सर। यस बन सर। जाएगा, कोई यस दिक्कत सर। किसी को?
देखो जिसको भी नहीं बन रहा है ना, बिना हेजिटेशन बार बार पूछ लेना। हो सकता है कि कोई दूसरा स्टूडेंट हेजिटेट कर रहा है तो उसके डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। एंड बाकी लोग भी देखो, जब कोई पूछ सकता है तो तुम भी पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 5 देखो क्या दिया है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 7,500, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 7,500 एट 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स, एट 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स टू मेसर्स LMN। तो हमने 7,500 के गुड्स मेसर्स LMN को बेचा है 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स, ठीक है। वेदांश इसकी जनरल एंट्री बताएगा, अमाउंट नहीं सिर्फ एंट्री। पहले डेट लिख लेना इसका 5 अप्रैल। एंट्री बता वेदांश। गुड्स हमने क्या किया है, बेचा है। सोल्ड गुड्स, हाँ हाँ LMN LMN debit अकाउंट डेबिट to sales account. टू सेल्स। गुड्स बेचा, बिंदास एंट्री बोलो। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अगर उधार में बेचा, कैश में बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अमाउंट कौन बताएगा मुझे इसका? अमाउंट मुझे बताएगा आराध्य। आराध्य इसका अमाउंट बता। ध्यान से सुनना, जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? सेल वैल्यू पे, ठीक है। हमें यहाँ पे दिया है, हमने 7,500 कॉस्ट के गुड्स बेचे, तो दिस इज नॉट सेल वैल्यू। 25% प्रॉफिट है, डेट टू ऑन सेल्स। प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स, मतलब सेल वैल्यू का 25%। तो आराध्य जल्दी से इसका वैल्यू बता, कैसे आएगा, कितना आएगा? आराध्य, आराध्य नहीं है क्लास में। और कौन बताएगा? शमन बताएगा इसका वैल्यू। शमन सर एक सेकंड सर मैंने अभी ज्वाइन किया तो मैं क्वेश्चन ही नहीं देख पाया। ज्वाइन किए हुए देखो तो बहुत लेट हो गए सर फिर भी मतलब मैं थोड़ा सा इधर पे बिजी था। ऐसा नहीं करना है। देखो सबसे रिक्वेस्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑफलाइन आने के लिए कुछ लोगों को, ठीक सर है। अभी मेरा पॉसिबल नहीं है आना, कॉल मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए। एंड देखो तुम लोग क्लास बिगाड़ दिए 3-4 लोगों ने, ठीक है। तुम सर लोग अभी नहीं कर रहे घर हो। में फैमिली फंक्शंस भी चल रहे हैं तो इसलिए मैं क्लास प्रॉपर्ली कर थोड़ा सा नहीं पा फिर भी रहा। सीरियसनेस रहना बहुत जरूरी है 11th में। नहीं तो क्या होगा, आज से 1 महीने बाद तुम मेरे अगेंस्ट हो जाओगे, तुमको लगेगा मैं बहुत बेकार पढ़ा रहा हूँ। लिटरली बोल रहा हूँ, क्लास में 10 में से जब 8 या 7 लोग भी होते हैं ना, तो वो पढ़ाने का वो आउटपुट नहीं आता जो पूरे बच्चों में आता है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है, मैं इन नंबर ऑफ टाइम्स कभी भी पढ़ा सकता हूँ, बट ये रिक्वेस्ट है सब लोग रहो क्लास में। जो भी काम है देखो ऑनलाइन कर रहे हो, मैंने मना तो नहीं किया ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए, ठीक है। तो ऑनलाइन तो कम से कम अच्छे से करो, ठीक है। चलो ध्यान देना इसका अमाउंट। और कौन बताएगा? योगिता बताएगी। योगिता Yes, sir. बोल। So 7,500 plus 25% of X is equal to X. देखो हमें मालूम है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल वैल्यू। सेल वैल्यू नहीं मालूम है, उसको हमने क्या ले लिया? एक्स। प्रॉफिट कितना है? 25%। किस वैल्यू का? कॉस्ट का कि सेलिंग प्राइस का? इस क्वेश्चन में दिया है 25% ऑन सेल्स, तो 25% ऑफ एक्स, 25% ऑफ एक्स नॉट कॉस्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करो इस इक्वेशन को, यू विल गेट द आंसर। तो 25% ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 0.25x। 7,500 प्लस 0.25x इक्वल्स टू x। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 10,000 रुपए। तो मैंने बता दिया, तुम लोग ध्यान रखना। समझ में आया सबको? ये समझ में आया तो हैंड रेस कर दो एक बार जल्दी से। कोई ऐसा है नहीं समझ में आया कैलकुलेशन तो वापस पूछ लो, क्योंकि शायद ये हो सकता है ये लास्ट टाइम बता रहा हूं ये कैलकुलेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं सबको बन जाएगा। नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया है। इसमें एक चीज नहीं है जो हमने नहीं पढ़ी है। देखो क्या दिया है, रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम मेसर्स टी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ₹25,000। हमें मेसर्स टी से एक ऑर्डर मिला गुड्स सप्लाई करने के लिए, 25,000 की गुड्स सप्लाई करने का ऑर्डर मिला,
इसकी एंट्री किसको बनती है? इसकी एंट्री किसको बन जाएगी? सर हाँ बोल। सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ओके, और कोई? यशी? सर कोई एंट्री नहीं होगी। कोई एंट्री नहीं होगी। और कोई? योगिता? सर कोई एंट्री नहीं होगी। तू भी कोई एंट्री नहीं होगी। नफी? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बैंक टू सेल्स। और कोई? चलो मैं ही बता देता हूं, अगर हमें ऑर्डर मिला या हमने ऑर्डर दिया, ऑर्डर मिला या ऑर्डर दिया, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। सब लोग सुनना अच्छे से, अगर हमें गुड्स बेचने के लिए या गुड्स खरीदने के लिए हमने किसी को ऑर्डर दिया, ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। बट आगे देखो, इसके बाद इस केस में हमें ऑर्डर मिला, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री फॉर ऑर्डर ऑफ गुड्स। बट साथ में देखो क्या दिया है, 40% एडवांस पेड बाय मेसर्स टी बाय चेक, ठीक है। तो उन्होंने 40% एडवांस हमें दे दिया, हमें 25,000 का ऑर्डर मिला, उन्होंने 25,000 के गुड्स का ऑर्डर दिया है, और साथ ही साथ में 25,000 का 40% मतलब कितना, 10,000 रुपए हमें क्या दे दिया, एडवांस। तो हमें एडवांस दिया मतलब मेरे पास क्या आया, पैसा। तो जब एडवांस मिला उसकी एंट्री होगी। तो देखो क्या एंट्री होगी, ऑर्डर में एडवांस मिला है उसकी, पैसा आया चेक से मिला, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, किससे मिला, मेसर्स टी। तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, इवन दो मेरा डेटर है, डेटर है, हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि वो एडवांस में दे रहा है। लायबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, तो टू मेसर्स टी अकाउंट, कितना, जो वो हमें पे कर रहा है। ध्यान रखना, यहाँ पे उसने हमें गुड्स बेचने के लिए, मतलब एक तरीके से मेरे लिए तो सेल है, बट अभी हमें ऑर्डर मिला है, हमने गुड्स दे दिए क्या, नहीं। तो अगर हमें ऑर्डर मिला या मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं, तो ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। दिस इज न्यू थिंग, ये याद रखोगे सभी लोग। हमें ऑर्डर मिला या हमने किसी को ऑर्डर दिया गुड्स खरीदने के लिए, ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होगी। बट अगर ऑर्डर के साथ मुझे कुछ पैसा मिला, तो जितना पैसा मिल गया वो तो हमें रिकॉर्ड करना है, या मैं किसी को पे कर रहा हूं ऑर्डर के लिए, तो वो हमें रिकॉर्ड करना है, ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। आई होप सो सबको बन जाएगा, समझ में आया सबको ये? एक बार हैंड रेस कर दो। नफी, वर्तिका, युगल, शमन, समझ में आया सबको? वर्तिका क्लास में है? वर्तिका, वर्तिका वीडियो ऑन रखना अब। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर ये तो अपनी अनअर्न्ड इनकम भी हो गई ना। अनअर्न्ड इनकम एक तरीके से बोल सकते हैं, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। हमें एडवांस में मिला है, बट ये गुड्स बेचते हैं वो पूरा इनकम नहीं होता है, या अपन ने तो यही सीखा, गुड्स बेचा उसे इनकम बोल सकते हैं। तो एक तरीके से अनअर्न्ड इनकम की जैसा है, बट हमें किससे मिला उसका नाम दिया है, तो हम उस पार्टी का नाम लिखेंगे, क्लियर है। यहाँ पे Yes, sir. अनअर्न्ड इनकम नहीं आएगा, यहाँ पे मेसर्स टी आएगा। देखो इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि एडवांस मिला है, एक तरीके से अभी तक हमने अर्न नहीं किया, एडवांस मिल गया, तो अनअर्न्ड इनकम अकाउंट हो सकता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि जब हम उसको गुड्स बेचेंगे तो वहां पे मेसर्स टी आएगा, और कुछ पैसा वो ऑलरेडी दे चुका है। तो मेसर्स पी को जब हम गुड्स सप्लाई करेंगे, तो मेसर्स टी को क्या करेंगे अपन, डेबिट। मेसर्स टी को उस समय में क्या करना है, डेबिट, और जितना वो पे कर चुका है उसके लिए मैं उसको अभी क्रेडिट कर चुका हूँ, ठीक है। तो अदरवाइज तुम इसको दूसरा अकाउंट लोगे ना, तो मेसर्स टी का बैलेंस गड़बड़ दिखेगा फिर, ठीक है। वर्तिका क्लास में है? वर्तिका, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ध्यान देना, नेक्स्ट देखो हमें क्या दिया है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके कारण अपना स्टार्ट ऊपर का एक पार्ट चेंज हो सकता है, ध्यान से सुनना। देखो हमें क्या दिया है, अब 8 अप्रैल में हमें क्या दिया है, मेसर्स पीक्यूआर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मेसर्स पीक्यूआर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो देखो तुमने एक ट्रांजेक्शन देखा होगा कि हमें 4 अप्रैल में मेसर्स पीक्यूआर से चेक मिला था, ये भी नया ट्रांजेक्शन है, सब लोग ध्यान से सुनना। 4 अप्रैल को हमें मेसर्स पीक्यूआर से चेक मिला था,
4 अप्रैल को मैसेज PQR से चेक मिला था, हमने अज्यूम कर लिया मेरे बैंक में पैसे आ गए और मैंने बैंक का बैलेंस बढ़ा के मैसेज PQR का बैलेंस कम कर दिया। बट 8 अप्रैल को हमें यहाँ पे दिया, 8 अप्रैल को मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया। तो देखो जब हमने 4 अप्रैल में एंट्री पास की है तो मैंने एंट्री क्या पास कर दिया था, बैंक अकाउंट डेबिट 7000, जितना डिस्काउंट दिया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मैसेज PQR अकाउंट। बट लॉजिकली सोच के देखो, क्या मेरे बैंक में पैसा आया होगा 4 अप्रैल को? नहीं। तो अगर हमें चेक मिला और सेम डे मैं चेक में बैंक में डिपॉजिट नहीं करता हूं, अगर मुझे चेक मिला और सेम डे मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो वहां बैंक अकाउंट नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जब हमें चेक मिला था और सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहा हूं तो यहाँ बैंक नहीं आएगा। तो बैंक नहीं आएगा तो क्या आएगा, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, तो हम ये मान सकते हैं हमारे पास एक एसेट आ गया, एसेट का नाम चेक इन हैंड अकाउंट, एसेट का नाम चेक इन हैंड अकाउंट, क्लियर है? या इसके अलावा तुम ये बोल सकते हो हमें क्या मिला, कैश। इवन तो हमें कैश नहीं मिला, हमें क्या मिला, चेक। अगर मैं चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करता हूं तो वहां बैंक अकाउंट नहीं आएगा। इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट हमें क्या लिखना है, एक नया एसेट, नए एसेट का नाम चेक इन हैंड। एसेट आया इंक्रीज इन एसेट डेबिट, या इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कैश अकाउंट। ठीक है, और जिस दिन मैं ये चेक बैंक में डिपॉजिट करूंगा, जिस दिन मैं ये चेक बैंक में डिपॉजिट करूंगा उस दिन मेरे पास से ये एसेट गया और मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। तो देखो जब मैं ये चेक बैंक में डिपॉजिट करूंगा, मतलब जब मैं 8 अप्रैल को जैसे ही ये चेक बैंक में डिपॉजिट करूंगा, अपनी बुक में देखो क्या एंट्री पास करूंगा, मेरे बैंक में पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, और मेरे पास से एक एसेट गया, एसेट का नाम, ऊपर अगर चेक इन हैंड लिया है तो यहाँ पे भी क्या लिखना है, चेक इन हैंड। ऊपर चेक इन हैंड लिखा है तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, चेक इन हैंड। और अगर ऊपर कैश लिखा है तो यहाँ पे भी क्या लिखना, कैश अकाउंट। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नया था। और यहाँ अमाउंट कितना आएगा, अब यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड वापस मत रिकॉर्ड करना, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट अलाउड ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। हमने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया था, बैंक नहीं आना था, वहां क्या आना था, चेक इन हैंड या कैश। तो एंट्री क्या होगी, ऊपर चेक इन हैंड या कैश अकाउंट डेबिट। एंड जिस दिन ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो हमें इस एसेट को कम करके, चेक इन हैंड के एसेट को कम करके बैंक का बैलेंस बढ़ाना है। तो बैंक को डेबिट करना है 7000 से और कैश या चेक इन हैंड का एसेट कम करना है 7000 से। अप्रैल 8 समझ में आया सबको? युगल, वेदांश, वर्तिका, शमन, समझ में आया क्या ये? यस सर। युगल, यस सर। शमन, देवांशी, यस सर, आ गया। देवांशी, चलो अभी अपन ने आज दो नई चीज सीखी। क्या नई चीज सीखी है? पहला नया क्या देखा, ऑर्डर मिला या ऑर्डर दिया। ऑर्डर मिला या ऑर्डर दिया, ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती, बट ऑर्डर के साथ पैसा भी मिला है तो वो तो रिकॉर्ड होगा, या ऑर्डर के साथ मैंने पैसे दिए हैं तो वो रिकॉर्ड होगा। ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती। सेकंड चीज, अगर हमें चेक मिला, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमने कभी डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, हमें चेक मिला है और वो चेक हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, चेक मिला सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, तो उस केस में वहां पे बैंक अकाउंट नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, चेक इन हैंड अकाउंट या कैश अकाउंट। और जिस दिन मैं ये चेक बैंक में डिपॉजिट करूंगा उस दिन हमें बैंक का बैलेंस बढ़ा के चेक इन हैंड या कैश के अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। आई होप सो सबको 4 अप्रैल एंड 8 अप्रैल बन गया। 10 अप्रैल देखो, 10 अप्रैल में क्या दिया, बैंक इंटीमेटेड मतलब इन्फॉर्म्ड, तो बैंक इंटीमेटेड मैसेज PQR चेक रिटर्न अनपेड। ये मुझे बताएगी यशी विथ लॉजिक क्या एंट्री होगी। बैंक ने हमें इन्फॉर्म किया ये जो PQR से चेक मिला वो बाउंस हो गया, बैंक ने हमें इन्फॉर्म किया मैसेज PQR से जो चेक मिला था वो बाउंस हो गया, तो यशी इसकी एंट्री क्या होगी बता। सर अगर चेक बाउंस हो गया तो हमारा जो डेटर था वो फिर से हमारा डेटर बन जाएगा, उसका बैलेंस मतलब फिर बढ़ा मैसेज देंगे। PQR वापस हमारा क्या बन गया, डेटर। देखो अगर याद हो मैंने बताया था चेक मिला था उसकी एंट्री को रिवर्स करते हैं, तो चेक मिला था तब मैंने एंट्री क्या पास किया था, कैश या चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट।
टू मैसेज PQR, ठीक है। बट ये चेक हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो जब हमने डिपॉजिट किया तब एंट्री क्या किया था, बैंक टू चेक इन हैंड। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये चेक बाउंस हो गया, मतलब जो कस्टमर था वो हमारा वापस क्या बन गया, डेटर। मैसेज PQR हमारा वापस क्या बन गया, डेटर। तो हमें उसका बैलेंस वापस बढ़ाना है, हमारा एसेट बढ़ गया, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। तो क्या करना है यशी? सो मेसेज PQR अकाउंट डेबिट। मैसेज PQR अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने से? सो 7,240। 7,240। तो मैसेज PQR को हम डेबिट करेंगे कितने से, 7,240। हमें उनसे कितना लेना है, जितना हमें ओरिजिनली लेना था। तो मैसेज PQR से हमें इनिशियली कितना लेना था, 7,240 रुपए। हमने उनका बैलेंस कितने से कम किया, 7,240, क्योंकि ये चेक बाउंस हो गया, ठीक है। तो हम उनसे पूरा 7,240 रुपए मांगेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, दूसरा आगे क्या इफेक्ट होगा यशी? सो हमने उस टाइम उनको डिस्काउंट दिया था, तो वो डिस्काउंट को हमें फिर कम करना है। बिल्कुल सही। देखो जब चेक मिला था हमने डिस्काउंट दिया, जितना डिस्काउंट दिया था मैंने उसको एक्सपेंस मान लिया। जब ये चेक मिला ही नहीं, जब ये चेक बाउंस हो गया, तो ये डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस नहीं है तो इस डिस्काउंट अलाउड के एक्सपेंस को क्या करना है, कैंसिल। तो कैंसिल करने के लिए हम डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना, 240। एंड इसके अलावा तो उस टाइम जो कैश मिला था उसका बैलेंस भी कम करना है। नहीं, देखो उसको तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। एंट्री में हर चीज रिवर्स नहीं होगा। देखो मैंने चेक या कैश इन हैंड अकाउंट को डेबिट किया था, फिर उसको जब चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया उसी समय क्या कर दिया, क्रेडिट, ठीक है। तो जैसे ही ये चेक बाउंस हुआ, हमें बैंक का बैलेंस कम करना है, क्योंकि चेक इन हैंड अकाउंट का बैलेंस तो ऑलरेडी क्या हो गया, निल। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया था, बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, चेक बैंक में आया ही नहीं है, तो हमें बैंक का बैलेंस वापस क्या करना है, कम। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट, कितने से, 7,000, ठीक है। समझ में आया ये? देखो मैं फिर से एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। हमें 4 अप्रैल में एक ट्रांजेक्शन दिया है, क्या दिया था, मैसेज PQR से फुल सेटलमेंट में चेक मिला, तो हमने क्या किया, डेटर का बैलेंस कम कर दिया, जितना हमने डिस्काउंट दिया डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया, एंड बैंक अकाउंट को हमने क्या कर दिया था, डेबिट। बट हमने अगर पूरा क्वेश्चन रीड किया होता तो हमें मालूम होता कि ये चेक हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो हमें आगे भी पता चल गया, तो हमने उसको जाके चेंज कर दिया। बैंक की जगह क्या आ जाएगा, चेक इन हैंड या कैश अकाउंट, ठीक है। अब देखो जिस दिन मैं ये चेक बैंक में डिपॉजिट करूंगा, April 8, तो मुझे क्या करना है, बैंक का बैलेंस बढ़ा के चेक इन हैंड का बैलेंस क्या करना है, कम, ठीक है। अब अगर ये चेक बाउंस हो गया तो देखो क्या होगा, जो हमारा डेटर है, ठीक है, जो हमारा डेटर है कौन, मैसेज PQR। तो मैसेज PQR हमारा वापस क्या बन गया, डेटर। तो हमें डेटर का बैलेंस बढ़ाना है, जितना हमने उनको डिस्काउंट दिया था उसे क्या करना है, कैंसिल। और मैंने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया था, तो बैंक का बैलेंस वापस क्या करना है, कम। तो बैंक का बैलेंस कम करना है, ठीक है। आई होप सो ये एंट्री सबको बन जाएगी, ठीक है। मैं आज का क्लास बस यहीं पे ऑफ कर रहा हूं। तो एक काम करो, मुझे ना एक, तुम लोग ये पूरा क्वेश्चन जिसको जैसा बनता है जल्दी से जल्दी करके दो। आगे का पार्ट में रिकॉर्ड करके रखूंगा, तुम लोग उससे सुनते चलना। और जो भी चीज नहीं बन रही ना, तुरंत फोन करके मुझसे डिस्कस कर लो। आगे की जितनी एंट्रीज हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, जो भी चीज जिसको नहीं बनी, मेरी आगे कोई क्लास नहीं है, फोन करो कभी भी टिल 9-10 o'clock। जो नहीं बन रहा तुरंत पूछ लेना, ठीक है। इतना पोर्शन कंप्लीट करो, जो भी चीज नहीं बन रही है जब भी करने बैठोगे पूछना है, तुरंत पूछ लेना, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है?